वो किस कैटेगरी में है, फिर आगे कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इमरान कोट कर सकते हैं कि जैसे मुझे यहाँ से पता लगा ऐसे कि जी ये जैसे स्टील का है ना जी, उसकी टैक्सेशन हेलो की है। हेलो, ये ऑन है? तो इसकी आवाज़ किसमें है? नहीं अच्छा उसके लिए ठीक जी। जैसा स्टील की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि हाँ। उसकी टैक्सेशन बता रहा है वो फिक्स जी में रहे हैं, वो नॉर्मल में आ गया, उसमें ज़्यादा वो आप सेल टैक्स में देखेंगे तो और एंगल से देखेंगे, इनकम टैक्स में भी, तो वो मतलब कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल दे सकते हैं कि कैसे आपको वहाँ पे एडवांटेज हुआ कि यार इसकी वजह से मुझे जो है ना ये एक ब्रेक थ्रू मिल गया या ये चीज़ मिल गई? कोई ऐसी एनीवन कि जी यहाँ पे मुझे कुछ क्लाइंट का उसके बिज़नेस का पता था, नेचर ऑफ बिज़नेस पता था, तो इस वजह से जो है ना मैं ब्रेक थ्रू कर गया यहाँ पे, वरना मुझे पता नहीं। जी पहले हम देख रहे थे अपने इन्फोर्समेंट में सर जी, तो वहाँ मेरे पास क्योंकि ये माइक में बोल रहे हैं, रिकॉर्ड भी कर रहे हैं ना जी। नहीं आगे से आगे, ये आगे सिल्वर बटन जी। तो टेक्सटाइल सेक्टर क्योंकि मेरे पास है सर जी, तो उसे हम देख रहे थे, तो उसके अंदर एक ऐसा रो है 1087 जी, तो वो ऐसा रो ये कहता है कि जब भी कोई जिनर आगे स्पिनर को सप्लाई करेगा तो वो उसको एक इनवॉइस देगा जिसमें 10% सप्लाई के ऊपर ना विद होल्ड करेगा जी हाँ जी, या तो विद होल्ड करेगा या फिर उसको जो इनवॉइस देगा वो आगे जमा करवाएगा वो 10%। राइट। तो अगर हमें टेक्सटाइल सेक्टर का पता होगा तभी हमें पता होगा कि उससे मुतल्लिका कितने पैसा रोज हैं या कौन सी दफात या सेक्टर हैं। जी एनीवन एल्स? हरी जी जावेद। सर मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि फॉर एग्जांपल नो दाई क्लाइंट प्रैक्टिकली ये होता है कि मिसाल के तौर पे मेरे पास एक बंदा है जी, जब उसका मेरे पास नोटिस आता है वो कहता है मुझे रिसीव ही नहीं हुआ था, सही, फ्रॉम ना मेरा AR ही नहीं जी। तो आई पर्सनली फील कि जब हम ऑर्डर स्टार्ट करते हैं तो आउटसाइड आप उससे खुद ही पूछ लें कि आपकी नेचर ऑफ बिजनेस क्या है जी, उसने अपनी कैटेगरी चेंज भी कराई है, हमें पता चल जाएगा। नहीं वो ठीक है, लेकिन कह रहे मुझे फ़ायदा कोई प्रैक्टिकली कोई ज़हूर आप बताएं। सर मेरे ख्याल में जब तक आप नेचर ऑफ बिजनेस को नहीं समझते तब तक ठीक है, कोई एग्जांपल देना हमें कि जी इससे। फॉर एग्जांपल सर मैं स्टील सेक्टर में हूँ जी, स्टील सेक्टर में सर उनका जो री रोलिंग होता है, री मेल्टिंग होता है और उसमें बाकी जो कंपोजिट यूनिट वहाँ पे जब तक आप उस प्रोसेस को नहीं समझते सर तब तक आपको ना जो ज़हूर कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब जो आपकी री रोलिंग है सिंपली या जो कंपोजिट यूनिट है, अगर आपको ये नेचर ऑफ प्रोसेसेस का पता है तो उसके साथ आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन वेरी कर जाती है। आप इंगेट्स बना रहे हैं, बिलेट्स बना रहे हैं, कुछ और बना रहे हैं, स्क्रैप से अपना उसको री रोल कर रहे हैं, तो आपकी यूनिट प्रोडक्शन विज़ावी इलेक्ट्रिसिटी डिफरेंट होगी, कंपोजिट यूनिट की विज़ावी डिफरेंट होगी। तो अगर आपको ये बेसिक डिफरेंस ही नहीं पता और आप उसके बिजली के बिल देख रहे हैं तो यू वुड बी लॉस्ट। अगर आपको बैक एंड पे पता है कि जनाब ये क्या काम कर रहा है, उसके मुताबिक आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि जी इसकी प्रोडक्शन इतनी नहीं, इतनी होनी चाहिए। एक और एग्जांपल शेयर करता हूँ, पिछले दिनों एक एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट्स हम इशू कर रहे थे, तो एक टैक्स पेयर का मेरे पास केस आया, उसकी बिजली के बिल जो थे वो बड़े मिनिमम थे, ठीक है, उसने अपना स्टेटस मैन्युफैक्चरिंग का क्लेम किया हुआ था और वो अपने आप को कहता है कि जी मैं इलेक्ट्रिकल जो है उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग है मेरे पास यूनिट और उसमें मैं सप्लाई कर रहा हूँ चीज़ें। अब चूँकि मैं बेसिकली खुद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, उस बिज़नेस को खुद जानता भी था, तो मैंने कहा कि आपका काम जो है हाउ कम इट इज़ मैन्युफैक्चरिंग, आप तो सेल टैक्स की हमने चीज़ें देखी, आप जो चीज़ें मंगवा रहे हैं उसी तरह आगे उसको सप्लाई करते जा रहे हैं, इसमें मैन्युफैक्चरिंग का एस्पेक्ट आपका कहाँ पे इन्वॉल्व हो गया आपका, ठीक है। वो लहदा बात है कि उसने कहा कि नहीं जी ठीक है मैं चीज़ें मंगवाता हूँ, लेकिन कई दफ़ा मैं चीज़ें असेंबल करके उनको सिर्फ वो जिस तरह आपके हाई वोल्टेज पैनल्स होते हैं या इंडस्ट्रियल कंट्रोल पैनल्स होते हैं उस पर मेरी कोई कंजम्पशन नहीं है, एक टेबल होती है वहाँ पर हम लगा देते हैं बोर्ड और उसके ऊपर सारी चीज़ें फिक्स करके बोर्ड वहाँ पे जाके कई दफ़ा हम फिट कर देते हैं अपना। तो वो 153 के अंदर जो है वहाँ पे मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन में चूँकि असेंबली कवर्ड है तो वो वहाँ पे उस चीज़ के अंदर आ जाता है। लेकिन ये है कि व्हेन यू नो योर क्लाइंट, तो उसके बिजनेस प्रोसेसेस का आपको पता है, तो कई चीज़ें आपको फ़ौरन स्ट्राइक करते हैं कि ये एक्सपेंडिचर या ये चीज़ें या ये रेशो इस इंडस्ट्री के अंदर हो सकती हैं या ये एवरेज से बहुत हट गया होगा अपना, तो वो आपको फ़ायदा देता है। नेक्स्ट आपको होता है इंटरनल कंट्रोल्स। इंटरनल कंट्रोल्स अक्सर आपको वो कहते हैं कि जी ऑडिट करते वक्त आपको इंटरनल कंट्रोल्स का पता होना चाहिए, लेकिन ना हमने कभी पता किया है ना हमें ये है कि फ़ायदा क्या है इस चीज़ का। इंटरनल कंट्रोल्स अगर ना भी हमें पता हो तो क्या हो, नॉर्मली होता ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल
अगर आपकी कोई इंडस्ट्री और उसका कोई जो प्रोडक्शन मैनेजर है या प्रोडक्शन का जो इंजीनियर है, शिफ्ट इंचार्ज है, वो कहता है कि जनाब मेरी बार बार इंडस्ट्री शट डाउन हो रही है या मेरा डाउन टाइम बहुत ज़्यादा है या इनएफिशिएंट होगी ये मशीनरी, तो एक सजेशन कहता है कि जी मुझे ये नया प्लांट चाहिए, मशीनरी का ये पोर्शन 1-1.5-2 करोड़ का नया चाहिए। तो ये सेंट्स अ रिक्विजिशन, जस्ट लाइक जिस तरह हम यहाँ पे स्टेशनरी की रिक्विजिशन भेजते हैं, वो वहाँ पर विद इन द इंडस्ट्री उसके अंदर अपने एक बिजनेस प्रोसेस में रिक्विजिशन भेजता है। वहाँ पे जीएम ऑपरेशंस को या जीएम एडमिनिस्ट्रेशन जो भी उनकी वहाँ पे हायरार्की है वो उस नीड को असेस करती है। और फिर जिस तरह हमारे यहाँ पे पावर्स हैं कि जी कमिश्नर साहब इतने स्पेंड कर सकते हैं, चीफ कमिश्नर की स्पेंडिंग पावर इतनी है, यूनिट अफसर की आपके पास नहीं है, किसी ज़माने में हमारे पास होती थी कि आप इतने स्पेंड कर सकते हैं, तो उधर भी एक हायरार्की बनी हुई है कि रूटीन के एक्सपेंडिचर्स हैं तो वो खुद कर लेगा, ज़्यादा है तो एक लेवल ऊपर चला जाता है, उससे ज़्यादा जाए तो फिर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में स्ट्रेटेजिक एक्सपेंसेस जो है चले जाते हैं। तो अगर वो उसके पास है तो वो अप्रूव करेगा, अदरवाइज़ वो हायर अथॉरिटी से अप्रूवल लेगा, वहाँ पे उसको अप्रूवल वापस करता है, फिर अगेन वो उसको आगे प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट भिजवा देता है। प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट हमारी तरह ही यहाँ टेंडरिंग करेगा या कोटेशंस कॉल करेगा, उसके बाद वो एक सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद फर्म वो डिलीवर करता है, डिलीवर वहाँ पे इंजीनियर जब करता है फिक्स हो जाता है, उसको चेक करके रिपोर्ट ओके की देता है कि जी मशीनरी लग गई है और अब प्रोडक्शन स्टार्ट होगी और ठीक आ रही है। जब उसको डिलीवरी होती है तो गुड्स डिलीवरी नोट यहाँ से रिसीविंग नोट जाता है यहाँ से कि जी रिसीव हो गई हैं, ओके की रिपोर्ट होती है, तो फाइनल वो इनवाइस के साथ ये सारी चीज़ें जितनी भी ये डॉक्यूमेंट्स का थद्दा है आपका ये बनता है और वो उसके साथ वहाँ पर अकाउंट्स डिपार्टमेंट को भिजवाती हैं और इस सारे रिकॉर्ड के ऊपर वो एक इनवाइस वो क्या कहते हैं आपका इनवाइस से पहले क्या कहते हैं हम उसको वॉचर पे उसके ऊपर वो ब्रीफ समरी लिखता है कि जनाब ये मशीनरी क्या थी, किस डिपार्टमेंट की थी, कहाँ से परचेज हुई, 2-3 लाइनों पे उसकी समरी लिख के और जो डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए होता है वो सैंपल चेकिंग करते हुए बैक पे ऑडिट ट्रेल साथ साथ दिखा रहे होते हैं। तो इंटरनल कंट्रोल जो है आपके, जब आपको ये पता हो कि जनाब परचेज प्रोसेस का ये सारा इंटरनल कंट्रोल है, जब आप ऑडिट कर रही हैं और आपको कहीं पे कोई चीज चाहिए कि आपको लग रहा है कि इसने कंकॉक्ट किया हुआ है, कोई चीजें इसने डॉक्यूमेंट्स फैब्रिकेट किए हुए हैं, तो व्हेन यू नो द इंटरनल कंट्रोल तो फिर आप उसको 3-4 पॉइंट से काउंटर चेक कर सकते हैं, राइट। अक्सर हमारे पास जो उन्होंने बुक्स लेकर आते हैं, अनफॉर्चुनेटली इट्स अ डबल बुक कीपिंग, अपने लिए उनकी डिफरेंट है, हमारे लिए उनकी डिफरेंट है, राइट। पिछले दिनों वो ऑडिट 2 के अंदर जो लोग थे वो इनोवेटिव बिस्कुट्स का एक केस आया था, तो वो जो उनकी सेल्स थी वो तकरीबन 24 या 26 बिलियंस की अनर्थ हुई थी ओवर अ पीरियड ऑफ 2-3 ईयर्स, जबकि रेलिवेंट पीरियड में उसने सिर्फ 2-2.5 अरब की शायद सेल्स डिक्लेयर की हुई थी। तो एटलीस्ट 3 to 10 टाइम्स वो अपनी डबल बुक कीपिंग कर लेते हैं अपना। तो व्हेन यू नो दिस इंटरनल कंट्रोल्स तो यू नो कि जनाब मैं कहाँ से इसको काबू कर सकता हूँ। इसकी एक और एग्जांपल आपको मैं ये दूँ, व्हाट इज़ द प्राइम डॉक्यूमेंट। जब आप उसके रिकॉर्ड्स को चेक कर रहे हो और उसकी वेरासिटी आपने चेक करनी है, तो प्राइम डॉक्यूमेंट क्या है आपके ख्याल में, विच वन इज़ द प्राइम डॉक्यूमेंट। देखें ना, वो हमें बुक्स देते हैं, हम कहते हैं लेजर्स दे दें, फलानी चीज़ दे दें, पार्टी लेजर्स दे दें, इनवाइसेस दे दें, वॉचेस दे दें, तो क्या प्राइम डॉक्यूमेंट क्या हमारा प्रोडक्शन का रिकॉर्ड, इनवाइस जो जिससे वो चीज़ खरीदता है। एग्जैक्टली, जब आप परचेज साइड देख रही हैं तो प्राइम डॉक्यूमेंट आपका इनवाइस है। वॉचर जो है, जनरल वॉचर उसके जिसकी जनरल वॉचर में एंट्री करता है, वॉचर उसका एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है, वो कभी भी किसी भी वक्त उसको दोबारा जनरेट कर सकता है अपना। लेकिन जब आप परचेज कर रहे हैं तो उसकी जो इनवाइस है वो आपका प्राइम डॉक्यूमेंट है। वैसे अकाउंटिंग साइकिल के अंदर वॉचर को प्राइम डॉक्यूमेंट कहते हैं, लेकिन टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जब परचेज कर रहा है, क्योंकि उस इनवाइस पे उसका इख्तियार नहीं है, वो इनवाइस किसी और ने इशू की हुई है, वॉचर उसका इख्तियार है, वॉचर के आगे डबल बुक कीपिंग उसके कब्जे में है, लेकिन जो इनवाइस इशू हुई है वो थर्ड पार्टी ने इशू की है। उस इनवाइस को अगर आप चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं उस पार्टी से, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन लेके कि जी इनवाइस आपने इशू की है कि नहीं की। वॉचर अगर आप लेके करेंगे तो उस वॉचर का थर्ड पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। इसी तरह जब आप सेल करते हैं तो उस वक्त प्राइम डॉक्यूमेंट क्या आपका,
सेल करेंगे तो जो उसका ऑर्डर उसने बुक किया वही थर्ड पार्टी डॉक्यूमेंट तो वही है ना। अच्छा, अब सेल के वक्त वॉचर अगेन याद रखेंगे उसका अपना इंटरनल डॉक्यूमेंट है, उसके कंट्रोल में है। सेल के वक्त भी जब वो इनवाइस इशू करता है, आपको अगर गलत इनवाइस भी दे देगा तो जब आप थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन अगर करवा लेंगे तो वो गलत अगर होगी तो वहां से क्रॉस मैच नहीं होगी। दूसरा, जिस तरह अपना हाजी साहब ने कहा है कि वहां पर आपका ऑर्डर बुकिंग का जो नोट है या गुड्स डिलीवरी नोट, गुड, ये दूसरे आपके सारे फिर बाकी जो बिजनेस प्रोसेसेस के अंदर वो आ जाते हैं कि जी क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ से रूट होनी है अपना। जिसमें अभी इमरान ने बताया था कि जी प्रोडक्शन के अंदर स्टेज वाइज प्रोडक्शन शीट्स होती हैं। अगर आपकी कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री है तो वो एक जगह से प्रोडक्शन का आउटपुट हो रहा है, दूसरी जगह जा रहा है, तीसरी जगह जा रहा है, 4-5 जगह प्रोसेसेस हो रहे हैं, तो हर जगह पे प्रोडक्शन की लहदा डेली बेसिस पे शीट्स हो रही है। ठीक है, फिर उसका वो फाइनल क्वालिटी कंट्रोल चेक होती है, फिर इन्वेंटरी रजिस्टर्स मेंटेन हो रही है, फिर उसके बाद वो आगे वहाँ से एक जगह ऑर्डर बुकिंग हो रही है, फिर वहाँ से जब गुड्स ने निकलना है तो गुड्स डिलीवरी नोट है, दूसरी साइड से गुड्स रिसीविंग नोट है, कॉरस्पॉन्डिंगली गेट पासेस है। वो चीज़ें डबल बुक कीपिंग हर जगह हो जाती है। लेकिन अगर कभी आप कहीं रेड करें तो 2 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो आपको ओरिजिनल हालत में मिलते हैं। बाकी सारे अकाउंट्स को डबल बुक कीप करके रख सकते हैं आप, क्योंकि फिजिकल रजिस्टर नहीं होते, सारा रिकॉर्ड कंप्यूटर का मेंटेन होता है तो हमें मुश्किल पड़ जाती है। लेकिन वो जगह पे एक जहां पर उनका इन्वेंट्री का स्टोर हाउस है, तो कंप्यूटर पड़ा हुआ है उसको उठाएंगे तो वहां से डबल बुक कीपिंग नहीं निकलेगी, और वहां पे वो करने नहीं देते, क्योंकि अगर वहां पे करने देंगे जहां पे इन्वेंट्री उनकी मैनेज हो रही है तो वो वहां से लीकेज होना शुरू हो जाएगी। इसलिए वहां पर उसको लीवे नहीं देते कि डबल बुक कीपिंग वहां पे करे। बैकएंड पे अपना उन्होंने सॉफ्टवेयर रखे हुए हैं, ठीक है, जो सारी की सारी सेल और इन्वेंट्रीज और परचेज और उसका सारा रिकॉर्ड जो है ना, जितना वो एक सिर्फ आपने बटन एंटर करना है और आपने कहा कि नहीं मेरी सेलें 1000 की बजाय 400 पे रिपोर्ट हो जाए, वो सारी डबल एंट्री सिस्टम को ऑटोमेटिकली 400 के ऊपर रिकंसाइल कर देगा विद जस्ट 1 टच ऑफ द बटन। लेकिन जहाँ पे इन्वेंट्री मेंटेन हो रही है और दूसरी जहाँ पे गेट के ऊपर गेट पासेस मेंटेन हो रही हैं, ये वो 2 चीज़ें हैं जहाँ पर वो डबल बुक कीपिंग नहीं करते, क्योंकि अगर करना शुरू हो जाए तो उनके अपने ही बंदे उनको फ्रॉड करना शुरू हो जाएंगे। आपने अक्सर ये सुना होगा कि जो मल्टीनेशनल जो है वो डबल बुक कीपिंग नहीं करती। उसकी वजह ये नहीं है कि वो डबल बुक कीपिंग करना नहीं चाहती, उसकी ये वजह है कि वो 50 कंट्रीज़ में, 60 कंट्रीज़ में, 100 कंट्रीज़ में दे आर ऑपरेटिंग। और अगर वो ये डबल बुक कीपिंग करना शुरू हो जाए तो जो कंट्री हेड है वहाँ पे, जो CFOs बैठे हुए हैं अपना जो वहाँ पे इंटरनली, वो उनको भी उस डबल बुक कीपिंग के ऊपर उन्हें भी वो फ्रॉड करना शुरू हो जाएंगे। तो इस वजह से उन्होंने अपने इंटरनल कंट्रोल इतने टाइट रखने के नहीं, जनाब डबल बुक कीपिंग की अगर इधर इजाज़त दे दी तो हम 50-60 कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है कि हम फिर इसको मैनेज कर सकें। अगर वहाँ पर गवर्नमेंट को डिसीव करा तो हमारा बंदा हमें भी डिसीव करना शुरू हो जाएगा। तो उन्होंने कंट्रोल्स अपने टाइट रखे हुए। हाँ, लीगल लकूना को वो ज़रूर एक्सप्लोर करते हैं, जितनी बड़ी आपकी मल्टीनेशनल्स हैं वो लीगल लकूनाज एक्सप्लॉइट करती हैं, और वहाँ पे जिसको हम कहते हैं ना अवेयन वर्सेस दूसरा क्या है अवॉइडेंस ज़रूर और प्रैक्टिस करती हैं अपना, ठीक है जी। लेकिन यही एक वजह है कि आप देखेंगे नेस्ले होगी, कोक होगी, इनका जो कंट्री हेड कह रहा जो टॉप CEO है ना, वो हमेशा ये गोरा रखती हैं अपना एज अ काउंटर चेक टू द लोकल मैनेजमेंट। कभी कंप्लीट हायरार्की डाउन से लेकर पूरा ऊपर तक ना, उसमें पूरी आपको लोकल चेन नजर नहीं आएगी। आखिर में जाके टॉप के ऊपर कोई ना कोई एक आध बंदा ऐसा आपको मिल जाएगा जो उन्होंने बाहर से लाके बैठाया होगा ताकि वो उसके ऊपर चेक रख सके इंटरनली भी। अच्छा, हैविंग सेड दैट, मल्टीनेशनल्स बाय डिजाइन नहीं करेंगी, बाय डिजाइन नहीं करती, लेकिन चूंकि अकाउंटिंग इट्स अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना, वहां पे बिलियंस की सेल है और वहाँ पे थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स के वॉचर्स और इनवाइसेस ही हैं, तो कई दफ़ा ये होता है कि चीज़ें उनकी दे स्टार्ट लूजिंग। अब जरा ERP सिस्टम की वजह से ज़्यादा बेहतर हो गया है कि जब आप एक एंट्री करते हैं तो ठक 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 करके 7-8-9 जगह उसकी जो है ना वो क्रॉस एंट्री डबल एंट्री साथ में जाना होता है, वो चला जाता है। वरना पहले ये होता था कि फिजिकल रिकॉर्ड मेंटेनेंस में कई चीज़ें मिस हो जाती थी, तो उसको कवर अप करने के लिए फिर कहीं वो अकाउंटिंग का वहाँ पे सहारा लेके या वहाँ पे जाती हैं, उसको फिर वो कवर अप कर देते हैं। तो आई रिमेंबर कि एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का हिज चार्टर्ड अकाउंटेंट, वेरी नाइस ऑफ हिम टू स्पिल आउट सर्टेन बीन्स, वरना नॉर्मली वो बताते नहीं है। वो कहते नहीं, मैं खुद सरप्राइज हो गया था एक दफ़ा
कि जब मैंने डिटेल मांगी, हम पार्टी वाइज डिटेल्स मांग रहे थे उनसे और उन्होंने दी, और जब क्रॉस चेक की तो कुछ पार्टियां बिल्कुल उसके अंदर से, तो उसने खुद कहा कि जी आई वॉज अटरली सरप्राइज्ड कि जनाब इस मल्टीनेशनल के अंदर ये हो सकता है, लेकिन बाद में वो यही नतीजा निकला कि वो बाय डिज़ाइन नहीं था, वो चूँकि कुछ चीज़ें मिस आउट हो गई थी, गुम हो गई थी, अकाउंट्स बैलेंस नहीं हो रहे थे, तो फिर ज़बरदस्ती की उन्होंने वो कुछ एंट्रीज डाल डूल दी थी। अच्छा, अगेन मैं लास्ट इस पर करूँगा पॉइंट, उसके बाद तो फिर हम आगे चलते हैं। बिजनेस प्रोसेस अगर आपने समझना है तो उसके आप स्टेज वाइज प्रोसेसेस समझ लें कि जी कहाँ से इनपुट आ रही है, कहाँ से आउटपुट आ रही है, एक डिपार्टमेंट का दूसरा डिपार्टमेंट कहाँ से क्लाइंट है। तो जिस तरह हम बक पास करते हैं एक दूसरे को, लेटर लिख के कि जनाब मैंने इसको लेटर लिख दिया, इसने आगे लिख दिया, आपने इंस्पेक्टर को लिख दिया अपना कि जनाब बक पास हो जाए कि मेरी टेबल पे फाइल ना रहे। इसी तरह जब वो स्टेज वाइज प्रोडक्शन हैंड ओवर हो रही होती है तो वहाँ पे उनके हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर वहाँ पे नोट्स हो रहे होते हैं साथ में कि जी मैंने इतनी प्रोडक्शन इतनी यहाँ पर इस स्टेज पे इसको हैंड ओवर कर दी है। तो अगेन वो आपको कंट्रोल सिस्टम, और उससे आपको पता लग जाएगा कि जी कहाँ से मैं कुछ काउंटर एविडेंस ले सकता हूँ सब्सटेंशिएट करने के लिए। ठीक है, मैक्रो लेवल पे नंबर्स को मैनेज करना ईजी होता है, लेकिन द डेविल लाइज इन द डिटेल। जब आप माइक्रो में घुसते हैं तो फिर इतनी ज़्यादा अकाउंटिंग जो उसने आपको दिखाने के लिए कंकॉक्ट की है, फिर वो डाउन द लाइन ज़रा मेंटेन करना मुश्किल हो जाती है। फ्रंट पे सारे विंडो ड्रेसिंग कर लेते हैं। और ये याद रखिएगा कि जनरली जो आपके क्लोजिंग मंथ्स होते हैं उसके आसपास आप तलाश कीजिएगा, वहाँ पे फेक एंट्री ज़्यादा होती है। अगर वो कंपनीज कई जो हैं वो SCCP की रिक्वायरमेंट के मुताबिक कई कंपनीज को क्वार्टरली भी अपनी रिपोर्ट्स करने पड़ते हैं रिजल्ट, तो क्वार्टर क्लोजिंग के ऊपर ठीक है, 6 मंथ्स क्लोजिंग पे और ईयर एंड क्लोजिंग के जो मंथ्स हैं वहाँ पर उन्होंने जो एंट्रीज डाली होती हैं अकाउंट्स के अंदर, कुछ बैलेंसिंग एंट्रीज डाली होती हैं और वहाँ पर उनको वो उस चीज़ का, आपको एक मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग बताता हूँ। एक केस हम देख रहे थे, उसने राइट बिफोर जून कोई 60-70 मिलियन का अमाउंट राइट बिफोर जून कोई 10-15 दिन पहले उसने TDR की सूरत में वापस निकलवाया। जिस तरह हम ज़कात के लिए नहीं निकाल लेते, ज़कात आ गई है कि जी रमज़ान का महीना आ गया तो आप बैंक अकाउंट्स वकेट कर देते हैं, यहाँ आप CDR बनवा लेते हैं अपना, कैश डिपॉजिट रिसीट। ठीक है, तो उन्होंने एक TDR उसका बनाया और वो उसने निकाल लिया सिस्टम से। 30 जून को जब बैलेंस शीट रिपोर्ट हुई तो कैश और बैंक बैलेंसेस में वो अमाउंट शामिल नहीं था। अगला महीना चला जुलाई का, उसके 10-15 दिन गुजरे तो वापस TDR सिस्टम में डाल दिया अपना। अब 30 जून के अंदर वो 60-70 मिलियन उसकी बैलेंस शीट पे कहीं नहीं है। ऑफिसर को नजर आया, उसने ऑब्जर्व किया, उसने कहा जी ये जो अमाउंट आपकी आ रही है यहाँ पे, ये इसका मतलब है क्योंकि TDR आपके साथ कैश इन हैंड ही है। TDR जो है ना, टर्म डिपॉजिट रिसीट या कैश डिपॉजिट रिसीट, दैट इज एज गुड एज अ कैश। यहाँ आप उसको बैंक बैलेंस में डिक्लेयर करते हैं या कैश में आपने नहीं किया तो बेसिकली यू टुक इट ऑफ योर बैलेंस शीट। ठीक है जी, तो ये थोड़ी सी आप अपना देख लीजिएगा कि जनाब जिस तरह के मंथ्स है। नेक्स्ट में हम आते हैं ऑडिटर रिपोर्ट। हमेशा हम ऑडिटर रिपोर्ट को इग्नोर कर देते हैं। ऑडिटर रिपोर्ट का जो फर्स्ट पेज है जिस पे ऑडिटर जो भी कंपनी ऑडिटिंग जिसने की हुई है, PwC, KPMG, डिलाइट, उसने वहाँ पे एक ओपिनियन दिया होता है कि जी आई हैव गॉन थ्रू द एंटायर डॉक्यूमेंट सैम्पल बेसिस पे, और उसके ऊपर वो कहता है जी कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है। अब इसमें दो चीज़ें, कई दफ़ा वहाँ पर उन्होंने क्वालिफाइड रिपोर्ट दी होती है। क्वालिफाइड रिपोर्ट का मतलब ये है कि उसने कोई नेगेटिव ओपिनियन एक्सप्रेस किया है कि जनाब यहाँ पर मैं इनके रिजल्ट्स के साथ एग्री नहीं करता। रिफंड हम इशू कर रहे थे, एक फ़ाइल अपना मेरे पास आई, अपना मैं बड़ी डिटेल स्क्रूटनी करता था, तो बाय द टाइम इनिशियली काफ़ी फ़ाइल रिजेक्ट हुई। आहिस्ता आहिस्ता नीचे स्टाफ को समझ आ गया कि क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, तो अब फाइलें मेरे पास काफ़ी सीधी होकर आनी शुरू हो गई। तो एक मैसिव रिफंड था, वो फाइल आई, मैं थका हुआ था, मैंने स्टाफ से कहा चेक कर लिया, उन्होंने कहा जी ठीक है। IC से पूछा, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है सर। IC भी बड़ा एक्सपीरियंस थे। मेरे पास जो कमिश्नर ऑफिस का इंस्पेक्टर था उसको मैंने फ़ाइल हैंड ओवर की कि चेक कर लिया, उसने कहा जी सर बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैंने उसको स्पेयरिंगली लुक से देखा और अपना आई क्लियर इट कि जी ठीक लग रही है, फाइल मैंने साइड पे रख दी। घंटे बाद मेरा हाथ फारिग हुआ तो मैं ऐसी फारिग बैठा हुआ था, तो मैं कहा यार एक दफ़ा दोबारा देख लूँ। अब 5-6 मिनट उस वक्त देखी थी, मेरी तसल्ली नहीं हुई, दोबारा देखा तो द मोमेंट आई ओपन द फर्स्ट पेज, वहाँ पे ऑडिटर ने लिखा था कि जी इसका क्लोजिंग स्टॉक है 50 मिलियन का, और मैंने इससे फिजिकल स्टॉक टेकिंग के लिए जब मैं गया था, इसने उस वक्त नहीं करवाई, बाद में मैंने इसकी डिटेल मांगी, डॉक्यूमेंट्स मांगे, इसने नहीं दिए, तो मेरा उसके ऊपर क्वालिफाइड ओपिनियन है कि उन स्टॉक्स के ऊपर स्ट्रेट अवे उसके रिफंड के अंदर जो है ना मैसिव डेंट पड़ गया। यदि आपका अपना ऑडिटर कह रहा है कि आपके क्लोजिंग स्टॉक्स एज ऑन दैट पर्टिकुलर डे एग्जिस्ट नहीं कर रहे,
तो ये देख लीजिएगा, ये आपको अक्सर नहीं मिलेगा, लेकिन इफ़ यू गो थ्रू 100 फाइल तो आपको 2-3 के अंदर कहीं ना कहीं ये चीज़ मिल जाती है कि कुछ ना कुछ उसने। और दूसरा ये उनका लफ्ज़ यूज़ होता है कि जी देयर इज़ नो मटीरियल मिस स्टेटमेंट। ऑडिटर्स कहते हैं कि जी जब हम ये वर्ड लिखते हैं तो उसका हमारा ये मतलब है कि जी हमने सैम्पल बेस पे चेकिंग की है और कोई मैसिव इसमें हमें फ्रॉड नज़र नहीं आया, छोटा मोटा हो सकता है, छोटा मोटा आप 1 मिलियन का कह रहे हैं या 10 मिलियन का कह रहे हैं, वो उस मटीरियल मिस स्टेटमेंट के वर्ड के अंदर उसकी वो डेफिनेशन ब्रॉड रख के अपने आप को कवर करने के लिए अगर थोड़ी बहुत है तो वो चल जाता है, क्योंकि हमने भी 100% इसकी चेकिंग नहीं की। अच्छा जी, अगर ऑडिटर रिपोर्ट नहीं है तो अब क्या करें? अक्सर होता है कि हम देखते हैं और पता लगता है कि यहाँ 1 सफ़े की है या 2 सफ़े की है या अनसाइंड है या है ही नहीं अपना, और डॉक्यूमेंट्स कॉलिंग का जो है वो टाइम भी गुजर चुका है। तो अब क्या करें? अब क्या करेंगे जी? जी हैं जी, अब क्या करें? केस भी ऑडिट में सेलेक्ट कर लिए और वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स नहीं लगे हुए, वो 120 डेज है वो शॉर्ट डॉक्यूमेंट का जी, वो भी टाइम गुजर गया। अब क्या करें? ऑडिट में सिलेक्ट हो गया तो फिर तो डॉक्यूमेंट हर किस्म का मांगा जा सकता है, तो कोई पाबंदी नहीं। अगर ना भी हो तो फिर भी करेंगे क्या हम? पहली बात तो ये कि अगर आपका शॉर्ट डॉक्यूमेंट का टाइम गुजर भी गया है तो 176 में यू कैन ऑलवेज कॉल फॉर दैट डॉक्यूमेंट। शॉर्ट डॉक्यूमेंट का नोटिस एक अलग चीज़ है, लेकिन 176 आपको परमिशन देता है कि आप उसके अंदर हर चीज़ मांग सकते हैं। वन थिंग नहीं मिलती तो सेकंड ऑप्शन ये है कि फिर आप SCCP से कॉल फॉर करें अपना। SCCP का रूल मुझे भूल गया, उसके तहत एनी कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 7.5 मिलियन एंड अबव है उसने हर सूरत अपने ऑडिट अकाउंट्स वहाँ पे देनी। अगर इससे शायद कम है तो फिर ऑप्शनल है कि आप दें ना दें, अदरवाइज आप दें। जी जवेद, वहाँ भी नहीं मिलते। अगर वहाँ भी नहीं मिलते तो अब क्या करें? केस भी ऑडिट में सिलेक्ट हुआ है और ऑडिटर रिपोर्ट भी नहीं है, SCCP से रब्ता किया वहाँ भी नहीं है। अब डिपेंड ये करता है, आपके पास 2 ऑप्शन हैं कि आपने टैक्स पेयर को कहा, उसने अनऑडिटेड अकाउंट्स आपको पकड़ा दी और साथ में कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स दे दी अपना, ठीक है, ऑडिटेड अकाउंट्स नहीं है लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट दे दी। अब आपके पास और कोई चारा नहीं कि अगर आपने इसको कंक्लूड करना है तो जो उसकी सेल और परचेज हुई है उसकी फिर आप थर्ड पार्टी खुद वेरिफिकेशन करें। देखें ना, आपकी अल्टीमेटली सेल परचेज से इनकम डिटर्मिन हो रही है ना, तो अब ऑडिटेड तो अकाउंट्स बीच में से निकल गए, ऑडिटर तो निकल गया, उसने नहीं कराया, SCCP में नहीं दिया, उसने कुछ अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट चाहे फैब्रिकेटेड नहीं है चाहे अदरवाइज उसने आपको दे दी, लेकिन जो सेल परचेज कर रहा है वो मार्केट में बैठा किसी के साथ कर रहा है ना, तो अब उसके ऑडिट एक किस्म का आप ही कर रहे हैं कि फिर ठीक है जो आपने परचेजेस डिक्लेयर किए और जिधर सेल्स डिक्लेयर की उनको थर्ड पार्टी वेरीफाई करके जिस हद तक वेरीफाई होता है उससे आप काम चला लें। देखें ये जो ऑडिटेड रिपोर्ट है ये भी कोई इतनी काबिल भरोसा चीज़ नहीं है, यहाँ पे 10-10 हज़ार देख के वो ठप्पियाँ लगा देते हैं, दे जस्ट स्टैम्प इट एंड हैव अ साइन ओवर इट। अभी एक बहुत बड़ी सीमेंट कंपनी का केस था और उसको वन ऑफ द लीडिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म जो है उसको डील कर रही थी। While they conducted the audit team वहाँ पे मौजूद थी, on the 10th or the 11th day the audit team they smelled a rat over there कि जनाब ये जो प्रोडक्शन एनालिसिस आ रही है और जो प्रोडक्शन ये बता रही है और जो मार्केट में माल है there is a gap। they क्या कहते हैं कंसल्टेड द कंपनीज मैनेजमेंट, उनको उन्होंने अपनी रिजर्वेशन बताई, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब ये यहाँ पर गैप है, तो एक ऑप्शन तो ये है कि हम क्वालिफाइड दे दें, दूसरा ये कि हम विड्रॉ कर जाएंगे। तो जो कि क्लाइंट बड़ा था उन्होंने तल्लुकात ख़राब नहीं किए, दे विड्रू देमसेल्व्स फ्रॉम दैट ऑडिट, और उसके बाद उन्होंने पैसे भी वापस कर दिए डिस्पाइट स्पेंडिंग 10-12 डेज, जितने पैसे लिए थे वो भी वापस कर दिए। कंपनी ने, बहुत बड़ी सीमेंट कंपनी ने दूसरी ऑडिट फर्म को अरेंज किया, दैट वाज नॉट अ लीडिंग फर्म। उस ऑडिटर का इस ऑडिटर को फ़ोन आता है, उसने कहा क्या मसला था, उसने कहा ये हमने अपना आइडेंटिफाई किया था, देयर वाज अ गैप ओवर देयर, इस वजह से हमने छोड़ दिया। उसने कहा और मसला, उन्होंने कहा और कोई नहीं है, और 2 दिन बाद दूसरे ऑडिटर ने वो स्टैम्प करके ऑडिट अकाउंट चला दिए। तो हमारे नज़दीक ऑडिट रिपोर्ट एक बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन इस मुल्क के अंदर कोई भी चीज़ वो इतनी बड़ी नहीं है अपना, वो सिर्फ हमें तसल्ली होती है कि जी स्टैम्प लग गई, वो 10-20 हज़ार 50 हज़ार जो जिसका रेट है वहाँ पे वो स्टैम्प ही कैन फिक्स इट फॉर दैट, राइट। अच्छा जी, अब
डेफिनेशन सेक्शन हम डॉट में और हर जगह पहले पढ़ते हैं, लेकिन जब आप लॉ अप्लाई करते हैं तो हम भूल जाते हैं। जी जावेद क्लैरिटी के लिए यही बात जी। एक्चुअली मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कुछ केसेस में। जी जी एससीसीपी से भी हमें कुछ नहीं मिला। जी ठीक है, अगर जिस तरह से आप कह रहे हैं मैं सेल परचेज फिर भी शायद मिल जाएगी, उसके स्टॉक्स को उस तरीके से हम डिटरमिन नहीं कर सकते। स्टॉक्स वो मजबूरी आप किसी चीज़ में स्टॉक हो जाए क्या करना चाहिए? देखिए स्टॉक्स जो है वो तो क्योंकि हमारे सबसे बड़ी हमारी नेचर ऑफ जॉब इसलिए डिफरेंट हो जाती है। अक्सर हम पे इल्ज़ाम लगता है कि जी कस्टम्स वालों की डिस्पोजल बहुत ज़्यादा है, आप लोग जो है ना बैठ जाते हैं। द प्रॉब्लम इज़ कि कस्टम वाला जब काम कर रहा है तो वो रियल टाइम बेसिस पे काम कर रहा है। जब तक वो अप्रूवल नहीं देगा पोर्ट से उसका माल नहीं निकलना, और जब तक पोर्ट से माल नहीं निकलता तो इस विंड पाइप इज राइट अंडर हिज थ्रोट। हमारा ये है कि वी आर ट्रैकिंग डाउन आफ्टर अ कपल ऑफ ईयर्स, एटलीस्ट 2 साल गुजर चुके हैं, और अब बैठ के हम सिर्फ पेपर से उसकी ऑडिट ट्रेल जो है ना ढूंढ रहे हैं अपना। तो इन्वेंट्री तो वो थी जो फिजिकल स्टॉक टेकिंग उस वक्त होगी, गलत होगी, सही होगी, अब आपका उसके पास अब सिर्फ वही आपके पास है कि जनाब आप नंबर क्रंचिंग करें और देखेंगे जी प्रोडक्शन अब इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स ऑन आवर साइड जो उस इंडस्ट्री को एनालाइज करें कि जनाब इस पर कौन सी मशीनरी कौन से यूनिट्स लगे हुए हैं, उस यूनिट्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, उसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कितनी है, उसकी एफिशिएंसी रेशियोज कितनी है, तब जाके डिटरमिन होगा कि जनाब ये कितनी इसकी कैपेसिटी बिजली के ऊपर इसने कितना बनाया हुआ। वरना खाली पेपरों से हम वर्क बैक तो कर लेते हैं लेकिन उसके अंदर कई प्रॉब्लम्स डिफरेंट निकल आती हैं अपना, क्योंकि वो हम प्रॉपर इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स नहीं है ना, हमारे पास वो अपना कंपैरेटिव रेशियोज है कि जी इस इंडस्ट्री का या इस मशीन का क्या आउटपुट है, दूसरी मशीन का क्या आउटपुट है, तो वो वहाँ पर हमारी फिर मुश्किल हुई थी स्टैंड कर